हेलो 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 बच्चों। हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। श्वेता गौतम, शेर सिंह, ज्योति राय, अरविंद कुमार, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है। ईशु मिश्रा, ई आर एस राहुल शर्मा जी, शोभा, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो हाय गुड मॉर्निंग। मैं गार्गी सारस्वत आप सब लोगों के सामने हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं बेटा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग बेटा जी। अमरेंद्र, अमरेंद्र, अमरदीप भी हैं, बहुत बढ़िया। नितेश चौरसिया, शिवकांत जी, आ जाएं तो बेटा करते हैं क्लास को शुरू बढ़िया तरीके से। बेसिकली जितना हमें करना था, हम जिस मुद्दे पर चल रहे हैं वो हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। किस पर चल रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे हम। किसके बारे में पढ़ रहे थे? फंडामेंटल राइट्स कह लीजिए या कह लीजिए मौलिक अधिकार। क्या कह लीजिए? मौलिक अधिकार कह लीजिए या कह लीजिए फंडामेंटल राइट्स। हम इनके बारे में पढ़ रहे थे। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने समझा बहुत अच्छी तरीके से कि शुरुआती दौर में 7 थे। शुरुआती दौर में कितने फंडामेंटल राइट थे? 7। लेकिन अब कितने हैं? तो हमने समझा अब हैं 6। कितने हैं? 6। एक कब कटा? तो 31 जो था, आर्टिकल 31 में जो मौलिक अधिकार था आपका, जिसे आप कहते थे संपत्ति का अधिकार। क्या कहते थे? संपत्ति का अधिकार कहते थे, जिसे आप राइट टू प्रॉपर्टी कहते थे। ये कट गया था। कब कट गया था? ये 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संशोधन हुआ आपके संविधान में। और कब हुआ? 1978 में। और इसे हटा दिया गया, इसे हटा दिया गया। ठीक, तो आज कितने हैं? 6 हैं। ठीक, उसके बाद हमारी बात आई थी 6 में हमने पढ़ लिया था। 6 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो 6 में शुरुआती दौर में हमने पढ़ा कि 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी है। क्या है? राइट टू इक्वालिटी, जिसे आप कहते हो समता का अधिकार। क्या कहते हो बेटा जी? समता का अधिकार कहते हो। समता का अधिकार कहते हो इसे। दूसरा हमने समझा था कि आपके 19 से लेकर 22 तक की बात कर रहे थे, जिसे आप राइट या लिबर्टी कहते हो। राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम जिसे कह लेते हैं। तो राइट टू लिबर्टी, लिबर्टी या फ्रीडम कुछ भी आ जाए, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। हम इस पे चल रहे थे। तो हमने सबसे पहले समझा था कि 14 क्या होता है, 14 क्या होता है। तो हमें समझ में आया कि 14 होता है कानून की नज़रों में सब समान है, एवरीवन विल बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। 15 कहता है कि पब्लिक प्लेसेस, कुएं, तालाब, रेस्टोरेंट, पार्क, इन पे किसी के भी साथ किसी भी तरीके का क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके का इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि सबको जॉब के लिए, लोक नियोजन यानी जॉब, पब्लिक जॉब्स के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। लेकिन आप जानते हो कोई फ्रीडम, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट फ्री में आपको नहीं मिलता है, उसमें कुछ ना कुछ बाउंडेशन है। 17 कहता है 17 का खतरा, अनटचेबिलिटी बैन है, अस्पृश्यता का अंत है। 18 क्या कहता है? आप कोई टाइटल्स नहीं ले सकते हो कि जिल्ले हिलाई कहने लग जाओ अपने आप को, या फॉर्म भरो तो उसमें लिखने लगो कि मैं पापा का मगरमच्छ या मम्मी की मगरमच्छनी हूं, जो भी है ये नहीं लिखोगे। 19 में बात कर रहे थे। 19 में जब हमने बात की थी तो 19 में मैंने आपको बताया था 19 में भी 6 प्रकार की, 6 टाइप की क्या है? फ्रीडम है। जिसमें 19A कहता है कि आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है। किसकी? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई थी। क्या बताया था? भाषण और अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता है। बी क्या कहता है? जब आप बोल लिए तो आपको बिना हथियारों के क्या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। बिना हथियारों के क्या कर सकते हो? आप सम्मेलन कर सकते हो, कहीं इकट्ठा
हो सकते हो। फिर सी क्या कहता है, आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बना लो, संगठन बना लो, सहकारी समिति यानी कॉपरेटिव्स बना लो। क्या बना लो? कॉपरेटिव्स बना लो, ये सब बनाने की आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद किसकी बात करता है? उसके बाद डी कहता है जब ग्रुप बना लिए तो ग्रुप बना के घूमो, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता भारत में। कहीं भी किसकी स्वतंत्रता? घूमने की। जब आपने ग्रुप बना लिए तो घूमो। ठीक है, फिर ई क्या कहता है? ई कहता है कहीं भी घूम लिए तो थकोगे तो घर बनाने की, तो कहीं भी घर बसाने की या बनाने की स्वतंत्रता, बसने की। ठीक है, अच्छा एफ जो था वो हट गया था, यहां पे भी संपत्ति का अधिकार था, यहां पे भी संपत्ति का अधिकार था, तो एफ क्या हो गया? एफ फेंक दिया गया। 19F को क्या कर दिया गया? फेंक दिया गया, एफ से फेंक दिया गया। जी क्या कहता है? कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय करने की, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय। फिर हमने समझा था किसको? आर्टिकल 20 को। आर्टिकल 20 को मैंने बताया था, इसे कहते हैं अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से आपको संरक्षण मिलता है। किसके में मिलता है? अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। इसका सिंपल मीनिंग क्या रहता है? जब आप ये कहते हो कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करते हो, तो आप सिंपली बात करते हो प्रोटेक्शन in respect of conviction from offense या for offense। ठीक है, for offense कह लीजिए, offense। इसे हिंदी में कहते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष की सिद्धि के संबंध में संरक्षण बहुत अच्छा टॉपिक है, संबंध में संरक्षण। देखो बहुत ही जबरदस्त बात कहता है ये। क्या कहता है? ये कहता है कि गुरु भाई लोगों, अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको 3 तरीके का प्रोटेक्शन मिलेगा। आर्टिकल 20, पहला, कोर्ट में आपको ही अपने खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं कहा जाएगा। आपके खिलाफ सबूत हैं तो आपको पकड़ा जाएगा, सबूत नहीं है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आप निश्चिंत हो। सबूत नहीं है, आप फ्री हो, बोलो मैं, तो आपसे कोई नहीं कहेगा आपने मर्डर किया, ठीक है, लेकिन आपके खिलाफ एविडेंसेस नहीं है तो आपसे नहीं कहा जाएगा कोर्ट में, नहीं तू मान ले, तेरे को धरती माता की कसम है, तेरे को तेरी मम्मी की कसम है, तू मान क्यों नहीं रहा, तू मान, तूने मर्डर किया, तुमसे नहीं कहा जाएगा, नहीं है बाहर निकलो। ठीक है, बी क्या कहता है इसी के अंदर 20 के अंदर ही, दूसरा कहता है उस समय आपने जो अपराध किया है उसके लिए जो सजा चल रही है वही मिलेगी। ये नहीं है पहले आज से 10 साल पहले उसमें है ना इंसान की मुंडी काट दी जाती थी उस अपराध में, तो आपकी मुंडी काट दी जाएगी, नहीं, जो उस समय पे सजा चल रही है आपको उस अपराध के लिए वही सजा मिलेगी, और एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलती है। जैसे सपोज करो किसी के लिए सजा मिली कि इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, सुना होगा आपने, वो एक मूवी आई थी लक, तो आपको कहा सपोज करो कि फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। अब फांसी के फंदे पे लटकाने की बात आ रही है किसी व्यक्ति को, तो फांसी के फंदे पे उसको लटकाया जा रहा है, अब किसी भी वजह से कोई XYZ रीजन हो, ईश्वर की उस पर भयंकर कृपा है कि ऊपर से फांसी का फंदा टूट गया, वो बच गया, तो अब उसको ये नहीं कहेंगे दोबारा लटकाओ रे, अरे उसकी सजा हो गई, उसको आपने जो सजा दी थी वो थी एक बार उसको लटकाने की, अब ईश्वर नहीं चाह रहा आप उसको दोबारा नहीं लटकाओगे, ये भारत का कानून है अंडर द आर्टिकल 20, अंडर द आर्टिकल 20। तो क्या पहली चीज, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा, एक बार ही सजा, एक बार ही सजा, ठीक है, हाँ, मतलब फॉर वन क्राइम यू विल बी, मतलब आपको अगर उसके लिए गिल्टी माना गया है तो एक ही बार माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, उस समय जो दंड होगा वो मिलेगा, दंड होगा वो मिलेगा, ठीक है, न उससे पहले का न उससे बाद में कोई रिलैक्सेशन आ गया, तो जो भी प्रचलित दंड होगा वही मिलेगा।
स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में बाध्य नहीं किया जाएगा। खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? कोर्ट में बाध्य, मतलब आपको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। कोर्ट में आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाद में प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ। गीता पे हाथ रख पाते हैं, कुरान पे हाथ रख पाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान कोर्ट के अंदर अमूमन सच बोलेगा, लेकिन वो उसकी मर्जी होती है, बोलता है तो बोलता है, नहीं बोलता है तो आप भी जानते हो नहीं बोलता है। आ जाओ, तो अब समझेंगे। पहले आर्टिकल 20 के बाद, पहले 20 हो गया, 21 समझ लेते हैं। अब 21 में क्या है? पहले इसका दायरा इतना नहीं था। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे आप कहते हो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या कहते हो? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहते हो। क्या कहते हो? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब मेरे जीवन जीने का अधिकार है, और कानून के तहत ही किसी प्रक्रिया से मेरा जीवन छीना जा सकता है। जैसे अगर मुझे फांसी की सजा होती है तो वो कानून के तहत, लॉ के अकॉर्डिंग, किसी प्रोसीजर के थ्रू ही मेरा क्या किया जा सकता है? मेरे राइट टू लाइफ को छीना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी का मन हुआ और उसने देखा कि नहीं यार आज ये बंदा बढ़िया नहीं लग रहा, इसके ना चाकू घुसेड़ देते हैं। क्या करते हैं? बढ़िया मजा नहीं आ रहा आज की इसकी क्लास में, तो चलो इसके पेट में चाकू घुसेड़ देते हैं, या इसकी शक्ल मुझे बढ़िया नहीं लगती है, इसके पेट में चाकू घुसेड़ देते हैं। कोई मुझे मार के चला गया, नहीं भाई, मारेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे राइट टू लाइफ का हनन किया है। ठीक है, इवन मैं खुद भी सुसाइड कमिट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जो मौलिक अधिकार है कि मैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मेरे जीवन जीने का जो अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मैं अपने प्राण स्वयं भी नहीं हर सकती हूं, यह कानून के खिलाफ है। इसीलिए मुझे क्या होगा? अगर मैंने सुसाइड कमिट करी, मैं बच गई तो जेल होगी। आ रही है बात समझ में? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बड़ा गजब का मामला है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का, कि केवल और केवल किसी व्यक्ति का प्राण कोई नहीं छीन सकता। केवल और केवल कब छीन सकता है? जब कानून के द्वारा निर्धारित कोई प्रक्रिया हो। तो वो आप जानते हो कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यानी जब कानून ये कहे कि भैया इसको फांसी के फंदे पे लटका दो या इसको मौत की सजा दे दो। ठीक है, पहले शुरुआती दौर में इसका दायरा इतना बड़ा नहीं था। शुरुआती दौर में राइट टू लाइफ का दायरा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन 2020 तक आते आते इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। अब राइट टू लाइफ के अंदर क्या क्या आता है? आजीविका का अधिकार भी आता है। किसका अधिकार? आजीविका का अधिकार। यानी आपको गवर्नमेंट, आप जब ये कहते हो राइट टू लाइफ, तो इंसान कहता है मैं जीवन जीऊंगा कैसे? कुत्ते की तरह तो जीवन जीऊंगा नहीं। तो भाई मेरे पास साधन होने चाहिए कि मैं क्या कर सकूं, लाइवलीहुड कमा सकूं, पैसा कमा सकूं। तो इसके अंदर जब मैं पैसा कमाऊंगा, मुझे जॉब्स मिलेंगी, तभी तो मैं एक जीवन जी पाऊंगा, वरना क्या फायदा? मेरे जीवन जीने के अधिकार को छीन लिया जा रहा है। तो आजीविका का अधिकार है कि आपको कमाने के मौके दिए जाएं। निजता का अधिकार है, क्योंकि जब आप कहते हो प्राण की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी तभी तो होगी जब मेरी प्राइवेसी बरकरार रहे। कोई मेरे फोन का डेटा उठा के और उसका इस्तेमाल कहीं और कर रहा है, मेरे पर्सनल फोटोज को उठा के कहीं और इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कैसे मेरी प्राइवेसी रह जाएगी और कैसे मेरी लाइफ डिग्निफाइड रह जाएगी? तो इसके अंदर निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी भी आता है, राइट टू स्लीप भी आता है। जो मम्मियां सोने नहीं देती हैं, तुम पे पूपू पे लात लगाती हैं बढ़िया तरीके से, तो राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार भी आपके फंडामेंटल राइट में है कि आपको आराम से सोने दिया जाए। इसके पीछे का केस अलग था। एक मंत्री साहब थे, वो जब जेल में पहुंचे तो वहां मच्छर थे बहुत ज्यादा, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। अब आप जानते हो कि देखो, अपोजिशन पार्टी का कोई लीडर अगर जेल में जाता है तो फिर ऐसे में उसके वो जो गवर्नमेंट उस समय
अथॉरिटी में चल रही होती है वो कोशिश करती है इसको बढ़िया तरीके से इसको नचा ही ले। तो अब उन्हें मच्छर खाते थे तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बोले देखो मेरे को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी मुझे एक जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन चाहे मैं जेल में भी क्यों ना हो, मेरे जीवन का स्तर ठीक होना चाहिए, एक व्यक्ति जैसा होना चाहिए। यहाँ मच्छर खाते हैं, या मलेरिया फैला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है, मैं सो नहीं पाता, तो सोने का अधिकार इस तरीके से जोड़ा गया। राइट टू फूड भी है, क्योंकि जब आप एक जीवन जीना चाहते हो तो भोजन पानी हुआ, आपका आजीविका हुआ, ये बहुत वैसे नॉर्मल है। आपके लिए राइट टू शेल्टर, रहने का अधिकार भी, भोजन पानी घर, ये तो चाहिए ही चाहिए, तो ये भी आपके एक डिग्निफाइड लाइफ जीने में काम आता है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। आपको जो लव मैरिज का अधिकार है, राइट टू लव मैरिज, ठीक है, प्रेम विवाह का अधिकार ये भी इसी में है, तो गौर कर लीजिएगा। प्रेम विवाह का अधिकार आपके मतलब की चीज है, आर्टिकल 21, क्योंकि आपको जब अपना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी का मतलब आपको अपनी दैहिक स्वतंत्रता है, तो आप अपनी देह को लेकर किसके साथ प्रेम विवाह करना चाहते हो, ये आपको पूर्णतः स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी तरीके से इसी राइट के बेसिस पे पहले जो बच्चे, आपने देखा होगा पुलिस मोरल पुलिसिंग किया करती थी। एक बार का किस्सा है, हस्बैंड वाइफ ही किसी होटल में गए। अच्छा, होटल्स में रेड होती हैं जनरली, क्योंकि क्या होता है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि ये माना जाता था कि अगर कोई किसी लड़की को जबरदस्ती कर रहा है, या मोरल पुलिसिंग, पुलिस का हमेशा से एक कंसेप्ट रहा है भारत के अंदर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कि एक लड़का लड़की हैं, ठीक है, तो वहां पहुंच जाते थे कि हाँ बताओ लाओ, होटल के कमरे में है। अब उनका भैया आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अगर दोनों 18 के ऊपर हैं, मतलब तो अपने बालिग हैं, तो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी मर्जी से वो प्रेम संबंध बना रहे हैं, आपका क्या लेना देना उस चीज में, अनटिल अनलेस कि जब तक कि आपको कोई दोनों में से कॉल करके प्रोटेक्शन नहीं मांगता है कि भाई हमें बचाइए, दूसरा वाला हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ ऐसा मुद्दा हो। तो एक बार एक हस्बैंड वाइफ दोनों जने होटल के रूम में स्टे किया, एज कम रही होगी, तो उन्हें लगा कि लव बर्ड्स हैं तो घर पे कॉल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो मोरल पुलिसिंग करने लगे। तो ऐसे में फिर उन्होंने आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या करा, उन्होंने हलफनामा दायर किया कि यार ये पुलिस का क्या कंसेप्ट है, जब आप कहते हो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो हमारी मर्जी है कि हम दोनों बालिग हैं और हम तो ऑफिशियली पति पत्नी हैं, तो हम तो फ्री हैं, हम एक कमरे में स्टे नहीं कर सकते क्या? और आप एक बात बताइए, आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, आप भी स्टे करने का अधिकार रखते हैं, अनटिल अनलेस कि वो स्टे आपकी स्वीकृति से हो रहा हो, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसके बाद पुलिस पे थोड़ा शिकंजा कसा गया। इसी के बाद आपने देखा होगा कि पुलिस मोरल पुलिसिंग नहीं करती है, वरना पहले पुलिस बहुत ज्यादा वो करती थी। पुलिस खुद नहीं जानती है ये अधिकार, इन्हें भी याद दिलाने पड़ते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, एक बात ये याद रखनी है, ठीक है, एक बात ये याद रखनी है। मैम मैं भी प्रेम विवाह करना चाहता हूं, बहुत बढ़िया, आर्टिकल याद रख लो, कोई मिलेगी तो वो आर्टिकल बाद में काम आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, जब आप जेल में भी हो तो जेल में भी आपका जो निजता का अधिकार है, या जेल में भी आपका जो दैहिक अधिकार है, जेल में भी आपका जो नॉर्मल प्राण का स्वतंत्रता का अधिकार है, ये कोई नहीं छीन सकता, किसी भी हालत में नहीं छीन सकता। 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। यहां एक चीज गौर करेंगे कि देश में बेटा क्या लगी, नेशनल इमरजेंसी, क्या लगी, नेशनल इमरजेंसी लगी, क्या लगी, नेशनल इमरजेंसी, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्या कहते हैं गुड्डा, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं सोना, राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी लगी, आर्टिकल कौन सा होता है, 352 होता है, याद रखना 352 पे राष्ट्रीय आपातकाल होता है। फिर आपको 3 छोड़ने होंगे, 356 पे राष्ट्रपति शासन होता है जो राज्यों में लगता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन होता है जो कहां लगता है, राज्यों में लगता है, स्टेट्स में लगता है, राज्यों में, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल। और एक होता है 360 जिसे आप कहते हो वित्तीय आपातकाल, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, आज तक भारत में कभी नहीं लगी और ईश्वर न करे कभी लगे। वित्तीय आपातकाल यानी
फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कभी लगी नहीं है भारत में। ये 3 आर्टिकल पहली बात तो याद होने चाहिए, मेरे साथ बोलो। 352 किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद आती है 356, वो किसके बारे में बात करता है? कि राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाए, प्रेसिडेंशियल रूल लग जाए, और स्टेट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम नहीं करेगी। कौन काम करेगा? पार्लियामेंट रूल बनाएगी। इस पे डिस्कशन करेंगे बाद में डिटेल में। 360 वित्तीय आपातकाल, देश की करेंसी की सिचुएशन, इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान की हो रखी है, उससे पहले श्रीलंका की। ठीक, तो अब आपको समझना है जब आर्टिकल 352 लगता है, आर्टिकल 352 लगता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, क्या लगती है? नेशनल इमरजेंसी। अब तक कितनी बार लगी है? 3 बार लगी है। नेशनल इमरजेंसी अब तक कितनी बार लगी है बेटा जी? 3 बार लगी है। कब कब लगी है? कब कब लगी है? कब कब लगी है नेशनल इमरजेंसी? कोई बताएगा? हाँ जी, नहीं बता रहे। चलो बहुत बढ़िया, बता तो रहे हैं, कुछ तो बता रहे हैं। एक लगी है 1962 में लगी है, एक लगी है 1971 में, एक लगी है 1975 में। 1962 में इंडो चाइना वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? इंडो चाइना वॉर। कारण क्या था? इंडो चाइना वॉर था। 1971 में क्या था? इंडो पाक वॉर था, भारत की पाकिस्तान के साथ वॉर चल रही थी। ठीक है, और 1975 में इंदिरा गांधी पीएम थी। पीएम कौन थी? पीएम थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी केस हार गई थी और उन्हें लगा था कि मेरी सरकार गिर सकती है, तो उन्होंने तुरंत जाके क्या कहा था उस समय? आंतरिक गड़बड़ी हो सकती है देश के अंदर। आंतरिक गड़बड़ी, ये शब्द कहा था उन्होंने। आंतरिक गड़बड़ी यानी कि इंटरनल हिंड्रेंस हो सकता है, देश के अंदर गड़बड़ी हो सकती है, लोग सड़कों पे उतर सकते हैं, इसलिए इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। इसलिए इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। तो ये 2 सिचुएशन, ये 3 सिचुएशंस रही, ये 3 सिचुएशंस रही जिसमें क्या लगी है? इमरजेंसी लगी है। ये 3 सिचुएशंस रही जिसमें क्या लगी है? बिल्कुल इमरजेंसी लगी है। और अब तक के रिकॉर्ड में ये मामला सबसे ज्यादा क्रूशियल रहा है। ठीक है, हालांकि हाँ कुछ बच्चे ये भी लिख रहे हैं कि भैया इमरजेंसी के समय पे लोकसभा का टाइम बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है बेटा, लोकसभा का टाइम बढ़ जाता है इमरजेंसी के समय पे। ये भी एक कंटेंट रहा है, ये भी एक मुद्दा रहा है कि इमरजेंसी के समय पे लोकसभा का 1 साल का टेन्योर बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा अब तक के रिकॉर्ड में केवल एक ही बार हुआ है, उसके अलावा कभी नहीं हुआ है, उसके अलावा कभी नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब तक के रिकॉर्ड में ये 3 बार जो इमरजेंसी आपकी लगी है, इसको अब आगे ध्यान से सुन लो। जो इमरजेंसी लगी है उसको अच्छे तरीके से सुन लो। अब सिंपली सी बात है, हाँ लिख दो, ये लिख दो, लिख दो, लिख दो, ये भी लिखो। ठीक है, तो ये लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे। 2 मिनट रोकेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक समझ में आया? अच्छा बेटा, जब इमरजेंसी लगती है तो याद रखना, मुझे क्यों बताना पड़ रहा है ये, इसलिए याद रखना है, सारे फंडामेंटल राइट्स, क्या लिखोगे? सारे फंडामेंटल राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सस्पेंड यानी निलंबित हो जाते हैं। ये बात याद रखनी है। क्या हो जाते हैं? निलंबित। निलंबित, सारे फंडामेंटल राइट निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन कौन से अधिकार बचते हैं? कौन से बचते हैं? 20 व 21 हमेशा बरकरार रहेंगे, हमेशा बरकरार रहेंगे, बरकरार। इवन क्या लग जाए? इमरजेंसी भी लग जाए तब भी। तो आपको इसीलिए ये बताना था कि 20 और 21 जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तब भी नहीं हटते। अब बात आती है कि सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कब होते हैं? जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो ये बात याद रखना, 3 सिचुएशन होंगी। या तो युद्ध करा हो हमने, हमारा किसी देश से युद्ध हो जाए, या कोई देश हम पे क्या कर दे? आक्रमण कर दे, बाहरी आक्रमण। हम पर कोई देश क्या कर दे? इन्वेजन कर दे। क्या कर दे? हम पर कोई देश इन्वेजन कर दे।
हम पर कोई देश क्या कर दे, इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब हम पर कोई देश आक्रमण कर दे, एक कारण ये, या हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, एक कारण ये, और तीसरा कारण है जिसे आप कहते हो सशस्त्र विद्रोह। क्या कहते हो, सशस्त्र विद्रोह। क्या कहते हो, सशस्त्र विद्रोह, यानी कि विद वेपन, विद वेपन किसी भी तरीके का क्या हो जाए, टर्बुलेंस आ जाए, किसी भी तरीके का विद्रोह हो जाए, म्यूटिनी हो जाए, है ना, आर्म्ड म्यूटिनी जिसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे, आर्म्ड म्यूटिनी, यानी लोग सड़कों पर उतर आए, क्या लेकर, हथियार लेकर, तब क्या लगती है, नेशनल इमरजेंसी। कब लगती है नेशनल इमरजेंसी, पहली बात तो आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी यानी पूरे देश के अंदर अब सरकार जो है वो क्या करेगी, नियम कायदे कानून तो पहले भी सरकार बनाती थी, लेकिन अब आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। केवल 2 अधिकार आपके पास होंगे, कौन कौन से, 20 और 21। 20 और 21 होंगे, यानी एक तो आपके पास, आपको जबरदस्ती पकड़ के जेल में नहीं डाला जाएगा, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपके पास अधिकार रहेगा, और 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऐसा नहीं है किसी को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा, आपकी निजता बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, कब लगती है, तो 3 सिचुएशन में लगती है, हमारी किसी देश के साथ लड़ाई हो जाए, हम किसी से लड़ नहीं रहे थे, कोई कमीना आके हमसे लड़ने लगे, हम पर आक्रमण कर दे, या देश के अंदर ही लोग क्या करने लगे, सशस्त्र विद्रोह करने लगे। क्या करने लगे, सशस्त्र विद्रोह करने लगे। ये जो शब्द है, पहले सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, पहले शब्द क्या था, आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी। क्या शब्द था, आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी। यह शब्द कब बदला, देखो 1975 में कोई कारण नहीं था, इमरजेंसी का कोई कारण नहीं था, इंदिरा गांधी जी की सत्ता जा रही थी, तो वो रात में सोते हुए फखरुद्दीन अहमद अली उस समय जो प्रेसिडेंट थे उनके पास गई और उनको कहा कि मुझे खबर मिली है कि देश के अंदर क्या हो सकती है, आंतरिक गड़बड़ी हो सकती है, लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने आधी सोई अवस्था में सिग्नेचर कर दिए और इमरजेंसी पास हो गई, संसद से भी उसे पारित कर दिया गया। 1975 से लेकर 1977 तक, 1977 तक देश के अंदर इमरजेंसी रही, बहुत बुरे हालात रहे, ठीक है। उसी के बाद ये चीज क्लियर की गई कि आंतरिक गड़बड़ी जैसा कोई शब्द नहीं है। क्या करा जाएगा, 44वां संविधान संशोधन बना, यहां नोट मारेंगे, यहां नोट लिखेंगे, एक नोट डाल के लिखेंगे कहानी में कि भैया आंतरिक गड़बड़ी यानी इंटरनल हिंड्रेंस का क्या मतलब है, तो लिखेंगे 44वां संशोधन किया गया। कौन सा बेटा, 44वां संशोधन, ठीक है। कब हुआ 44वां, आप जानते हो 1978 में हुआ। 1978 में 44वें संशोधन में ये जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द था, आंतरिक गड़बड़ी जो ये शब्द था गड़बड़ी, उसे बिल्कुल हटा दिया गया और उसकी जगह शब्द लाया गया सशस्त्र विद्रोह। क्या शब्द लाया गया, आर्म्ड म्यूटिनी शब्द लाया गया, कि जब तक ये खबर ना हो कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं हथियारों के साथ देश की सरकार के खिलाफ, तब तक इमरजेंसी नहीं लगेगी, ये शब्द हटा दिया गया। आंतरिक गड़बड़ी क्या है ना, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगेगी, पूरे देश में लगेगी, अभी आपको यही समझना है बस, ठीक है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लगता है ये बाद में बताऊंगी, ये बाद में बताऊंगी, ठीक, ये बाद में बताएंगे, जब तक नहीं है तब तक नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल मामला दूसरा है। यहां तक समझ पाए हो, ठीक है। अब बात आती है, यहां एक और प्रश्न पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो ये नोट में ही सेकंड पॉइंट डालना कि जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड या निलंबित कौन करता है, तो निलंबित करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। तो लिखेंगे मौलिक अधिकारों का निलंबन, नोट में ही दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, निलंबन, निलंबन यानी कि सस्पेंशन, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कौन करते हैं, सस्पेंशन किसके माध्यम से किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रश्न आपके सीजीएल में आया है, एमटीएस में आया है,
किसमें किया, किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। यानी कौन करेगा, आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन प्रेसिडेंट साहब करेंगे कि अब से नेशनल इमरजेंसी लग गई है। क्योंकि घोषणा कौन करता है, नेशनल इमरजेंसी लग गई है, इसकी घोषणा भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, हाँ जी बिल्कुल राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। अच्छा, अब एक चीज और लिखेंगे, कौन से आर्टिकल के थ्रू करते हैं, ये भी पूछा गया है। तो 358 एंड 359 आर्टिकल के द्वारा। कौन से आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति जी आपके फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कर देंगे, 358 और 359 आर्टिकल के द्वारा। इसमें राष्ट्रपति जी के पास पावर है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या कर दे, सस्पेंशन कर दे। ठीक है, आ रही बात समझ में। 358 भी है गुड्डा, क्या नाम है, सुंदर राम पटेल, और 359 भी है। अब एक बात ध्यान से सुनो बिटू, अगर 19, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 3 डालो, नोट्स में ही डालो, पॉइंट नंबर 3, 19 अगर देश के अंदर केवल सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, आर्म्ड म्यूटिनी हो रही है, लोग सड़कों पर हथियारों के साथ उतर आए हैं, तो लोगों के फंडामेंटल राइट में से 19 जो अधिकार है वो भी सस्पेंड नहीं होगा। 20 और 21 तो बने रहेंगे, 19 भी सस्पेंड नहीं होगा। अगर क्या है, युद्ध है, लड़ाई हो रही है किसी देश के साथ, तो 19 खत्म है, केवल कौन से बचेंगे, 20 और 21। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया, इन्वेजन कर दिया, तो भी 19 नहीं मिलेगा आपको, कि आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नहीं, खत्म। ठीक है, कौन से मिलेंगे, केवल 20 और 21 बरकरार हैं। लेकिन अगर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, लोग हथियारों के साथ सरकार के खिलाफ उतर आए हैं, सड़कों पर दंगे वगैरह हो रहे हैं, तो आपका 19 बना रहेगा, तो लिखेंगे सशस्त्र विद्रोह के समय, सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड म्यूटिनी के समय आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 सस्पेंड नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इस तरीके के आपके टीयर 2 में पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके किस में पूछे जाते हैं, टीयर 2 में होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक, अच्छे से समझ में आया कि भाई देखो, आपके कौन से 2 आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं होते, 20 और 21। 19 कब नहीं होता, अगर केवल इमरजेंसी तो लगी है देश के अंदर, लेकिन किसके बेसिस पे लगी है, कारण क्या है इमरजेंसी लगने का, कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं हथियार लेकर, तो लोगों के आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। चेतन ने जो बात कही वो यहां पे आ गई। ठीक है, आ गई बेटा जी बात समझ में, कोई परेशानी यहां तक में, हाँ ये नोट करना है, अच्छे तरीके से समझना था इस बात को। ठीक, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, सोना। 20 आपके सामने ही है, पहले भी बता दिया मैंने आपको 20 क्या है, तो आप जानते ही हो, अब तो 20 को समझने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ 22, आर्टिकल 22 समझ लो। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। इन सम कंडीशन, गिरफ्तारी का मतलब आप जानते हो क्या होता है, गिरफ्तारी, व्हाट द हेल आ गया, गिरफ्तारी का मतलब आप जानते हो, गिरफ्तारी क्या होती है, गिरफ्तारी यानी अरेस्ट, और निरोध का मतलब होता है अरेस्ट, है ना, और निरोध का मतलब होता है डिटेंशन। क्या मतलब होता है, डिटेंशन। तो यहां पे आपको प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ, इसे इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ डिटेंशन, प्रोटेक्शन इन सम सिचुएशंस फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, यहां लिखा हुआ है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आपको गिरफ्तारी से भी संरक्षण मिलता है, निरोध से भी संरक्षण मिलता है। डिटेंशन क्या होता है, पुलिस आपको बिना बताए कहीं उठा के रख ले जाती है। वो मूवी देखिए गंगाजल डिटेंशन का, निरोध का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि ये आदमी अपराधी है और कोर्ट के पास सामने जाके बेल ले लेगा और फिर जमानत लाके और फिर उसके बाद में
क्या करेगा, फिर यही कुकर्म करेगा जिससे देश के लिए दिक्कत हो सकती है। तो पुलिस क्या करती है, उसे उठा लेती है। तो आपने देखा होगा गंगाजल में जो यादव ब्रदर्स हैं उनमें से एक बिल्कुल कोर्ट में पहुंचा है और ये अजय देवगन और उसकी पूरी गैंग पहुंचती है एकदम सादा कपड़ों में, मुंह पे पट्टा वट्टा बांध के। वो कोर्ट में सरेंडर करने वाला है जज के सामने, उससे पहले उसे उठा के ले जाते हैं। अब जब डिटेंशन होता है तो पुलिस कभी रजिस्टर में नहीं लिखती है कि हमने किसी को उठाया है, ठीक है। अरेस्ट जब होता है, आर्टिकल 22 ये कहता है कि जब आपको अरेस्ट किया जाए तो आपको पुलिस कारण बताए, यानी आपके अरेस्ट में भी आपके कुछ अधिकार बने रहें। निरोध यानी पुलिस आपको बिना ऑफिशियली वारंट के भी उठाती है तो भी आपके कुछ अधिकार बने रहने चाहिए। तो आर्टिकल 22 कहता है कि आपकी गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में भी कुछ संरक्षण है। आपकी अरेस्ट और डिटेंशन के समय पे भी आपको कुछ क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ताकि आपको कम से कम ये ना लगे कि गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपके मौलिक अधिकार छीन लिए गए। जैसे आपको गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा। इसमें अगर आपको किसी और स्टेट की पुलिस पकड़ के लेके गई है, सपोज करो आपने कांड कर रखा था कहाँ, राजस्थान में, राजस्थान की पुलिस बहुत लंबे समय से लगी पड़ी थी, तो राजस्थान की पुलिस ने आपको जैसे तैसे यहाँ पे लोकल पुलिस की मदद से, नोएडा पुलिस की मदद से आपको पकड़ा है, तो अब आपको लेके भी जाना है राजस्थान तक। तो इसमें आने जाने का समय जो लगेगा उसे छोड़ दिया जाएगा, बाकी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी जज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आपको अधिकार है कि आप अपने वकील के सामने, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, उसके सामने रखें कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया। आपने देखा होगा लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू कॉल टू माई लॉयर, वो कहते हैं कि बताओ तुमने ये किया, कि आई डोंट वांट टू गिव आंसर, मैं आंसर ही नहीं करूंगा, मेरे लॉयर को बुलाओ। फिर पुलिस पीटती है। ये भारत की पुलिस है, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं लेकिन हनन होता रहता है, ठीक है। गिरफ्तारी की सूचना आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, परिजन को दे सकते हो कि भैया आपको उठा लिया गया है, घर वालों को पता होना चाहिए कि मेरा लाल, मेरी लाली कहाँ डोल रही है, ठीक है। तो ये आपको कुछ अधिकार है। डिटेंशन क्या होता है, डिटेंशन ध्यान से सुन लो क्योंकि बच्चों के मन में हमेशा ये क्वेश्चन बना रहता है। डिटेंशन जब कोई नेशनल इमरजेंसी का मामला है, सपोज करो मुझे जैसे पता पड़ा विवेक डागोर जो है, ठीक है, हाँ, विवेक डागोर और गार्गी मैम ने दोनों ने मिलकर बम फोड़ने का बम फोड़ने का प्लान बनाया है। कहाँ, दिल्ली में, कहाँ, कर्तव्य पथ पर। पहले राजपथ हुआ करता था, अब कर्तव्य पथ है, आप जानते हो। तो कर्तव्य पथ पर हमने क्या करा है, एकदम प्लान बनाया है कि हम दोनों जने बम फोड़ेंगे। क्यों, हमें सरकार से खुंदक आ रखी है, हमारा मूड खराब है, जॉब मिलती नहीं है, बच्चे परेशान हैं, दोनों जने, हाँ, दोनों बहन भैया ने प्लान बनाया। अब पुलिस को पता पड़ गया, इसने बता दिया, सचिन कुमार ने बताया, ठीक है, सचिन कुमार ने जाके कह दिया ये दोनों गुरु और गुरु का चेला दोनों मिलके उधर बम फोड़ने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है साहब। हमें क्या करा, अब पुलिस जानती है कि ये टीचर है नामी गिरामी और ये बच्चा है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, दोनों में से किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आप हमें अरेस्ट किस बेसिस पे करोगे। हमारी प्लानिंग के बारे में केवल इसी को पता थी, सचिन को, ये बैठा हुआ था वहां पे नालायक, ये जाके मुंह खोल आया है वहां पे, और कोई वो भी नहीं है। अच्छा, इसने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है जिससे हमारा बारे में पता लगे। तो क्या होगा, अब हम सम्माननीय है, हमें किस बेसिस पे गिरफ्तार करेंगे, तो हमें क्या करेंगे, नजरबंद कर लेंगे, डिटेंशन कर लेंगे। यानी हमें हमारे ऐसे कहीं चढ़ाया नहीं जाएगा कि भैया गार्गी मैम और गार्गी मैम का एक बालक दोनों को उठाया गया, दोनों मिलके प्लानिंग कर रहे थे, तो मैं सबूत ही नहीं है काय बात की प्लानिंग कर रहे थे हम, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे हम, ठीक है, उठा लिए गए हम दोनों। लेकिन हमें क्या किया जाएगा, नजरबंद किया जाएगा, हमें वहां पे बैठा के नॉर्मल पूछताछ की जाएगी, बड़े तमीज से, बड़ी सभ्यता के साथ में, कि वो समय निकल जाए। फिर घर भी भेज दिया जाएगा, लेकिन घर के बाहर आदमी रख दिया जाएगा कि आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको बताना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इसे इस तरीके से आप क्या कहते हो, ये डिटेंशन करना होता है, डिटेन करना होता है, ठीक है, ताकि भविष्य में आपको पता लग रहा है कि नेशनल इमरजेंसी का, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो कुछ ऐसा हो न जाए और आपके पास किसी के खिलाफ सबूत भी नहीं है, तो आप उसे गिरफ्तार तो कर ही नहीं सकते हो। गिरफ्तारी जब आप करते हो तो आपको उसको कारण बताना होगा, पूरा वारंट दिखाना होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है, उसको वकील चुनने का अधिकार है, उसको अपने मम्मी पापा को बोलने का अधिकार है, ठीक है। आ रही बात समझ में।
आ रही बात समझ में? देखो एक औलाद ने तो न्यूज सी छाप दी, एक औलाद यूं कह रही है गार्गी मैम ने अपने निर्माण बैच के बच्चे के साथ में बनाया बम फोड़ने का प्लान। तो पिटाई लगा दूं तुम्हारी। आ जाओ आगे बात समझ में, यहां तक समझ में आया? तो याद रखना मेरे बच्चे कि 20 और 21 कभी खत्म नहीं होते हैं। अब आपसे टीयर 2 में क्वेश्चन पूछने लायक कौन सा रहेगा कि भैया 19 भी नेशनल इमरजेंसी लगने के बावजूद 19 कब नहीं सस्पेंड होता? तो 19 तब नहीं होता जब आर्म्ड म्यूटिनी हो, सशस्त्र विद्रोह हो, तो 19 भी सस्पेंड नहीं होता। युद्ध हो रहा है हमारा किसी के साथ, किसी ने हम पे अटैक किया तो 19 खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह है, आर्म्ड म्यूटिनी है, देश की जनता सड़कों पर हथियारों के साथ उतर आई है, तो 19 नहीं होगा किसी भी हालत में। ठीक है। यूपी बॉय ने क्वेश्चन पूछा, मैम अगर कोई वकील न मिले तो और हम निर्दोष हों तो कैसे सिद्ध करें? ये मैं बताऊंगी डीपीएसपी में, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट की आपका जो मामला है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि वहां आपके पास अधिकार है 39 के अंदर, आर्टिकल 39 के अंदर, कि अगर आपको पैसा नहीं है, आप पे वकील नहीं है, तो सरकार आपको वकील प्रोवाइड कराएगी, सरकारी वकील, और आप खुद भी अपनी पैरवी स्वयं कर सकते हो। पॉलिटी के छात्र हो, आर्टिकल दे दनादन मार दोगे और बचा लोगे अपने आप को। आ जाओ अब समझेंगे आर्टिकल 23 और 24। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। आपका कोई शोषण न कर सके, आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन न कर सके, उसके विरुद्ध अधिकार हैं आपके पास। देखो जब हम कहते हैं आर्टिकल 21 कि मेरे पास एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो जीवन कुत्ते वाला थोड़ी ना जीवन चाहिए बेटा, जानवर वाला जीवन थोड़ी ना चाहिए, एक स्टैंडर्ड जीवन चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि होटल में जाके बढ़िया वाला लग्जरी वाली लाइफ चाहिए, नहीं, इसका मतलब है एक जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। और बेसिक जरूरतें जब पूरी होने की बात आती है तो ये भी आता है कि आपको इंसान समझा जाए, जानवर न समझा जाए, आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन न करे। तो आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार, कोई आपको खरीदेगा नहीं, बेचेगा नहीं, बेगार, कोई आपसे मुफ्त में काम नहीं कराएगा, और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, कोई जबरदस्ती भी काम नहीं कराएगा आपसे। तो मानव दुर्व्यापार यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अधिकार नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है। इंसान है, भेड़ बकरी नहीं है जो खरीदा और बेचा जाएगा। बेगार नहीं कराई जाएगी, मुफ्त में काम नहीं कराया जाएगा। पहले हुआ करता था ना, जमींदार के यहाँ बच्चा काम कर रहा है और पिताजी ने भी काम किया, फिर उसके बाद उसके बच्चे ने भी किया, 3-3 पुश्तों ने काम किया और फ्री में काम करा है, बस हाथ जोड़ के आगे खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि 3 पुश्तों पहले किसी ने सॉरी 3 पुश्तों पहले किसी ने क्या ले लिया था? 3 पुश्तों पहले किसी ने 3 पुश्तों पहले किसी ने वो ले लिया था बेटा, क्या? 3 पुश्तों पहले किसी ने लोन ले लिया था जमींदार बाबू से। अब जमींदार बाबू मुफ्त में काम कराए रहते हैं और कर्जा भी चुकवाते हैं। ठीक है, भेड़ बकरी पालनी पड़ रही है। बलात् श्रम का मतलब होता है फोर्स लेबर, आपका काम करने का मन नहीं है, जबरदस्ती आपसे काम कराया जाए। ठीक है, आपसे जबरदस्ती क्या कराया जाए? काम कराया जाए, तो इसे कहेंगे बलात् श्रम। तो फोर्स लेबर भी नहीं होगी, इंसान को खरीदना बेचना, ये सब आर्टिकल 23 के तहत है। आर्टिकल 24 कहता है कारखाने जो होते हैं, कारखाने का मतलब समझते हो बेटा, यानी कि जो आपकी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, उनमें बच्चों का एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कम उम्र के बच्चे, ये नोट करिएगा, यहां पे डालना, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप खान यानी कि माइंस में और हैवी कारखानों में नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21A क्या कहता है? आर्टिकल 21A बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया, तो वो कहता है कि 6 से 14 साल का बच्चा कहाँ जाएगा? स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा। तो जब 6 से 14 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा, उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है। तो बेटा अगर वही बच्चा फैक्ट्री में जा रहा है तो आप एक बात बताओ, उसका आर्टिकल 21 भी बर्बाद कर रहे हो, उसका आर्टिकल 24 भी बर्बाद कर रहे हो, है ना? तो कहा गया आर्टिकल 24 में कि जो बच्चे हैं, क्या कहा गया? बच्चे, बाल श्रम निषेध है। कहां? कारखानों में। जैसे बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं जहां बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, और माइंस जो खाने होती हैं, खदानें होती हैं, उनमें
14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं कराया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? राइट टू, आपका 24 के तहत, राइट टू गो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। तो ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों का क्या अधिकार है? काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है, इनका अधिकार क्या है? तो आर्टिकल 21A जो कि 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया 2002 में, वो ये कहता है इन बच्चों का अधिकार है कि इन्हें पढ़ने जाना है। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलने का अधिकार है। कोई दिक्कत? हाँ ठीक है बेटा जी, ये बात याद रखनी है, आ जाओ। ठीक, अच्छा 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक का मामला क्या है, जिसे आप ये कहोगे 25 से लेकर 28 तक को आप सिंपली कहोगे, क्या कहोगे कि 25 से लेकर 28 तक आपका किस तरीके का अधिकार है? तो आप कहोगे राइट टू रिलीजन है। क्या है? राइट टू रिलीजन है। क्या है बेटा? राइट टू रिलीजन है। राइट टू रिलीजन है आपका, राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन का मतलब क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस लिबर्टी का अधिकार है। राइट टू रिलीजियस लिबर्टी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कहां से लेके कहां तक चलता है? तो बेटा 25 से लेकर, नोट करना, 28 तक चलता है। कहां से कहां तक सोना? 25 से 28 तक। 25 क्या कहता है? 25 कहता है गुड्डा मुझे अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म को अंतःकरण करने का, किसी भी धर्म को एक्सेप्ट करने का, उसे मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का मुझे अधिकार है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, कंसाइंस, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, प्रोपगेट इट एंड फॉलो इट फ्रीली। मुझे पूरा अधिकार है कि मैं जय श्री राम दिन में 10 बार बोलूं, अस्सलाम वालेकुम बोलूं, वाहे गुरु जी दा खालसा बोलूं, या मैं कहूं जीसस क्राइस्ट। ठीक है, मुझे पूर्ण अधिकार है। तो मुझे किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसका पालन करने की स्वतंत्रता, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25। 26 कहता है मुझे धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, यानी मैं किसी भी धार्मिक कार्य को क्या कर सकती हूँ? रिलीजियस वर्क को क्या कर सकती हूँ? स्पॉन्सर कर सकती हूँ, उसमें पैसा लगा सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? उस धार्मिक कार्य में स्पॉन्सर कर सकती हूँ, मैं पैसा लगा सकती हूँ। मेरे घर के पास में अगर माता का जगराता है तो मेरे पास अधिकार है कि मैं धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करूं, वो माता का जगराता ऑर्गेनाइज करूं, उसमें पैसे दूं और पूरी रात धिनचिक धिनचिक खूब आराम से वो मंजीरे बजाऊं। ठीक है, या ताजिए निकल रहे हैं तो मुझे अधिकार है कि मैं धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकती हूं, मैं उस ताजिए में हिस्सा ले सकती हूं। आर्टिकल 26। मेरी बात ध्यान से समझिए। 25 ये कहता है आपको अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को मानो, दिल से मानो, उसका प्रचार प्रसार करो, कोई आपको प्रेशराइज नहीं करेगा। मैं अपना धर्म बदलना चाहूं, मैं स्वतंत्र हूं। आर्टिकल 25 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, लेकिन मैम जी बच्चे टीवी में काम करते हैं, वो अपराध नहीं है। नितिन ने बहुत अच्छी बात कही, इसके लिए एक तो ताली होनी चाहिए बालक के लिए। नितिन ने बहुत जोर की बात कही। नितिन कह रहा है जो बच्चे टीवी में काम करते हैं वो अपराध नहीं है। राइट टू एजुकेशन, आरटीई आया आपका 2009 में, आया, पूरे देश में लागू होता है 2010 में, वो एक अलग मामला है। आरटीई के तहत ये कहा गया कि अगर आप जॉब्स करते हो, मतलब बच्चे अगर जॉब करते हैं स्कूल के साथ साथ, तो घर में काम करना, घर में मदद कराना, घर के डोमेस्टिक वर्क्स में मदद कराना, ये किसी भी हालत में जॉब में नहीं काउंट होगा, ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। लेकिन अगर उसका कोई घर का बिजनेस है, जैसे अमूमन होता है ना, कुछ लोगों की घर की दुकानें होती हैं, टॉफ़ी बिस्किट की होती हैं, या बच्चे को बिठा दिया जाता है, पापा की अपनी शॉप है कपड़ों की, तो 2 घंटे से ज़्यादा काम में नहीं लग सकते। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा टीवी वगैरह पे भी काम कर रहा है तो उसको अधिकार मिला है कि वो एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा इस काम में नहीं लगेगा और उसमें उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर इसमें, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है ना, लीगली वो तो समझदार नहीं है, अगर ऐसी गड़बड़ी करते हुए पेरेंट्स पाए गए तो पकड़ के फेंक दिए जाते हैं, कहाँ? जेल के पीछे। मैं 2 मिनट पानी और पीऊँ, है ना, मैं पानी और पी लूँ, हाँ शाबाश। हाँ, छोटा मोटा काम करा सकते हैं। अब देखो, तुमने तो बचपन में खूब काम कराया है, तुम में से तो बहुतों को खेतों में भी मम्मी पापा ने काम करवाया होगा और घरों में भी खूब करवाया होगा। हाँ, लेकिन ये है कि घर के काम जो हैं उन्हें आप उसमें काउंट नहीं करते हो। ठीक है, तो मम्मी पापा की जो मदद कर रहे हो और तुम जो सोच रहे हो कि तुम बच जाओ और मम्मी पापा को यहाँ से क्लिप तोड़ के दिखा दो,
हो नहीं पाएगा बेटा, ठीक है ना। मम्मी पापा जो कर रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं तुम्हें, पढ़वा रहे हैं, उनको पूरा अधिकार है। ये डोमेस्टिक हेल्प में माना जाता है। हाँ, लेकिन आपको पढ़ने से नहीं रोका जा सकता, पढ़ने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है। हाँ, अतुल का पूछो, क्या खुरापाती दिमाग चलाती हैं औलादें? अतुल कह रहा है मैम आर्टिकल 25 के अनुसार मैं हाथ में त्रिशूल लेके नहीं घूम सकता। बेटा देखो, ये देखो, दुर्गा मैया बन ले बेटा तू, अतुल दुर्गा मैया बन ले बेटा। आर्टिकल 25 का है किसी भी धर्म का अंतःकरण करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन ये मत भूलो कि आपको अगर घूमना है तो आप हाथ में, अगर उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो आप हाथ में त्रिशूल लेके घूमो खूब आराम से। हाथ में अगर उसका किसी का कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, आप क्यों, हमारे यहाँ बनते नहीं है, शिव जी बनते हैं, दुर्गा माँ बनते हैं, तो वो बच्चे घूम रहे होते हैं हाथ में त्रिशूल लेके मांगते हुए, ठीक है, लोगों को बताते हुए, या माता का जगराता है आना है, वो गेटअप में घूम रहे होते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपकी मर्जी है, आप शिव जी का रूप बना के घूमो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रतीक कह रहे हैं मैम लड़कियों से बर्तन क्यों मंजवाए जाते हैं? बेटा मैंने क्या कहा, तुम इसे उसमें काउंट ही मत करो। घर में काम करना इज अ डोमेस्टिक हेल्प, वरना इतनी मार लगाएंगे घर वाले कि मुफ्त में रोटियां खा रहे हो और मुफ्त में ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा खेल बना देंगे। तो वहां तुम अगर ये सोच रहे हो कि ये वाले यहाँ से क्लिप निकाल के और बता दें कि घर में जो काम कराए जाते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आ जाओ, देखो अलग लेवल के खलीफा लोग हैं। आ जाओ, आर्टिकल 27 ये कहता है किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। ये तुम्हारे मतलब का है बहुत। जब तुम कमाने लग जाओगे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, जब तुम कमाने लग जाओगे, जॉब वॉब लोगे तो टैक्स लेना पड़ेगा। तो वहां तुम्हें आर्टिकल 27 बचाता है कि अगर आप किसी धर्म की अभिवृद्धि करने की कोशिश कर रहे हो, किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, तो फिर ऐसे में आपको कर नहीं देना है। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब हुआ गार्गी मैम? इसका मतलब ये हुआ कि मैं हिंदू हूं, सपोज करो मैं गौ रक्षकों का एक ग्रुप मेरे पास आता है, कहता है कि हम एक गायों का क्या बना रहे हैं, एक बढ़िया तरीके से रेजिडेंस बना रहे हैं, आश्रय बना रहे हैं, और उसमें हम जो इंजर्ड गायें होती हैं सड़कों पर घूमती हुई या कचरा वगैरह जो खा लेती हैं, उनका देखभाल करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे। मुझे लगा बहुत अच्छा काम है, और हमारे धर्म में गाय की बड़ी मान्यता भी है, गाय माँ मानी जाती है क्योंकि पौष्टिक दूध मिलता है, आपके 16 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूं, वहां दान कर रही हूं। उस गाय के लिए जो आश्रय बनाया जा रहा है, गौ रक्षकों का जो एक दल एक आश्रय बना रहा है गोरक्षण के लिए, उसमें मैंने दान किया। जैसे सपोज करो मैंने 2 लाख का दान दिया, तो अब मेरा जो टैक्स जाएगा उसमें, अगर वो संस्था रजिस्टर्ड है, वो गौ रक्षक संस्था रजिस्टर्ड है, वो शेल्टर गायों की रक्षा करने वाला रजिस्टर्ड है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उससे एक स्लिप कटवाऊंगी 2 लाख की, और फिर जब मुझे टैक्स भरना होगा तो मैं लगा दूंगी कि मैं किसी धर्म के कार्य की अभिवृद्धि के लिए, मैं किसी रिलीजन की प्रमोशन के लिए पैसा लगाती हूं, तो मेरा ये टैक्स से माफ होगा। आपने देखा होगा ये बड़े बड़े बागड़ बिल्ले नेता जो होते हैं, ये क्यों जाके बाबाओं के सामने झुके डोलते हैं? कारण है, ये आपसे ज्यादा समझदार हैं, ये आर्टिकल 27 पढ़ के बैठे हैं बागड़ बिल्ले। ये क्या करते हैं, दिखाते हैं कि हमने संस्था में दान दिया, संस्था में लंगर लगवाया है ना, संस्था में उस दिन मेला आयोजित हो रहा था, उस आश्रम में हमने उस मेले का प्रबंधन किया, लोगों को भोजन करवाया, हमने उसमें दान दिया। अब दान दिया, तुम इनकम टैक्स के दायरे से बचते हो, जितने का तुमने दान दिया उतने अगर आ रहे होते हैं तो, क्योंकि धर्म की अभिवृद्धि के लिए जब आप पैसा लगाते हो तो आपको कर नहीं देने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, हाँ, रजिस्टर्ड होनी चाहिए एजेंसी, क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आओ आगे बात समझ में। तो ये होता है आर्टिकल 27। 28 क्या कहता है? 28 ये कहता है बेटा, अभी थोड़े दिनों पहले की ही बात है,
हाथरस का कोई स्कूल है, BLS इंटरनेशनल स्कूल, बड़ा उसमें चल रहा था चर्चाओं में, मैंने उसको देखा। सीन क्या था BLS इंटरनेशनल स्कूल का कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, मैं पूरा समझाऊंगी आपको, पूरा मुद्दा समझाऊंगी तो आप समझ पाओगे एग्जाम्पल से। अच्छा हुआ कि ये इस समय पे ये इंसिडेंट्स हुआ है तो आपके लिए समझाने में आसान होगा। तो उस स्कूल में, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर ये जो आपका रमज़ान आने वाला था उससे पहले थोड़ा सा स्कूलों में होता है कि जब क्रिसमस आता है तो क्रिसमस का गेटअप भी दिखाया जाता है, ठीक है। जब आपका दुर्गा पूजा या ये चीज़ें होती हैं तो बच्चों को उस गेटअप में लाया जाता है, कल्चर, संस्कृति, धर्म के पास लाने की कोशिश की जाती है। तो उन्होंने रमज़ान का पूरा सीन क्रिएट किया होगा और ऐसा आरोप लगा स्कूल पे कि उन्होंने वहां पर नमाज पढ़वा दी। अब कुछ पेरेंट्स ने इस चीज पे ऑब्जेक्शन करा, बड़ा बवाल हुआ, वहां के जो प्रिंसिपल थे उन्हें सस्पेंड किया गया। अब आर्टिकल 28 से रिलेट करती है ये कहानी, मैं बताती हूं कैसे। आर्टिकल 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा की उपस्थित होने की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आर्टिकल 28 ये कहता है, पहली बात तो, कि जिन स्कूलों में टोटली पैसा गवर्नमेंट का लगता है वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मेरी बात ध्यान से सुनना, जिन स्कूलों में, जिन संस्थानों में पूरी तरह पैसा सरकार का लगता है वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अंडरलाइन कर देना तनु बेटा। जहां टोटल पैसा सरकार का है यानी सरकारी स्कूल, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आपकी रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस विल बी प्रोहिबिटेड इन दैट स्कूल। एग्जाम्पल, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है रमजान की, ईद की, आपके दशहरा की, रामनवमी की, दुर्गा पूजा की, क्रिसमस की। कभी भी ये उत्सव वहां नहीं मनाए जा सकते। क्यों नहीं मनाए जा सकते? आर्टिकल 28 ये कहता है, किसी भी ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जिसमें सारा पैसा गवर्नमेंट का लग रहा हो, वहां रिलीजियस शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक। अच्छा, लेकिन कोई ऐसा संस्थान है जिसे सरकार से मान्यता है और थोड़ा सा पैसा अंशतः वित्त पोषित, मतलब पार्शियली गवर्नमेंट फाइनेंस्ड है, पार्शियली थोड़ा सा फंडिंग उसमें गवर्नमेंट की आती है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अंडरलाइन। जब स्कूल में मान्यता सरकार से है, पैसा स्कूल का थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से आता है, बाकी प्राइवेट संस्थान का पैसा है, तो वहां इस तरीके के प्रोग्राम कराए जा सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कोई कुछ नहीं कहेगा। बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कैथोलिक स्कूल्स होते हैं। हमारे मथुरा में एक स्कूल है ब्लैक स्टोन, ठीक है, कैथोलिक स्कूल है। वहां गर्ल्स को सुबह सुबह चर्च के सामने प्रेयर कराई जाती है, कोई आपत्ति किसी को नहीं है, क्योंकि वहां पे फंडिंग सरकार की नहीं है। किसकी फंडिंग है? खुद किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा, एक और बात, अगर कोई शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना है और उसकी स्थापना ही इसीलिए हुई है क्योंकि वो धार्मिक शिक्षा दे, जैसे मदरसा, जैसे संस्कृत महाविद्यालय, जैसे गुरुकुल, इनकी स्थापना ही इसीलिए हुई है कि मदरसे में इस्लाम की शिक्षा दी जाएगी, साथ ही साथ साइंस की भी दी जाएगी, लेकिन इस्लाम की मुख्य रूप से दी जाएगी। इसी तरीके से संस्कृत या गुरुकुल जो हैं उनमें शिक्षा जो दी जाएगी वो हिंदू धर्म की ही दी जाएगी। तो अगर कोई शिक्षण संस्थान बना है और उसका एम ही यही है, क्या एम है? धार्मिक शिक्षा देना, तो वहां पूरी तरीके से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, चाहे बेशक पैसा उसमें सरकार का हो। मेरी बात समझे, चाहे उसमें पैसा पूरी तरीके से सरकार का हो, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन बना ही इसीलिए है क्योंकि वहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, जैसे गुरुकुल और मदरसे, तो वहां दी जाएगी। तो अब आप बताओ, जो मैंने शुरू में आपको बताया उस स्कूल के बारे में, BLS इंटरनेशनल के बारे में, कि वो प्राइवेट स्कूल है और वहां वो पहले रामलीला भी कराते रहे हैं और क्रिसमस की तैयारी भी कराते रहे हैं
और साथ ही साथ उन्होंने ये अपनी मॉर्निंग असेंबली में ये रमजान का जो उन्होंने कराया उसमें उन्होंने, अगर मैं ये कहती हूँ, उन्होंने नमाज भी पढ़वा दी। तो आप बताओ, आपको लगता है कि ये गलत है? आपको लगता है कि वो सही है? क्या वो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ था? आप बताओ। ठीक है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि ये जो मैंने 28 समझाया वो समझ में आया या नहीं। बताओ, जल्दी बताओ। फिर भागा दौड़ी करेंगे। आपको जबरन धार्मिक शिक्षा दिलवा सकता है? नहीं, जबरन तो कोई मुझसे जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकता, मार लगेगी। अगर पेरेंट पूरे दिन दुकान पे काम कराते हैं, पढ़ने नहीं देते, बच्चा 14 साल से कम उम्र का है, तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। 24 का भी और 21 का भी जेल भिजवाओ। ठीक है? नहीं, नहीं, सही समझ गए। यानी किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं हुआ था, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चाहे उसको सरकार से मान्यता प्राप्त है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा भी गवर्नमेंट का आता है, तो भी आप वहां धार्मिक शिक्षा दे सकते हो। वहां नहीं दे सकते जहां टोटल पैसा गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट से ही मान्यता प्राप्त है, तो नहीं दोगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, पूरा पैसा गवर्नमेंट का है, लेकिन ऐसा शिक्षण संस्थान बनाया है जिसका एम ही धार्मिक शिक्षा देना है, तो भी आप वहां धार्मिक शिक्षा दोगे। ठीक है? अब समझेंगे कल आर्टिकल 29, 30, 32 और साथ ही साथ आपके क्या मौलिक कर्तव्य। कल क्लास होगी, संडे है, बेशक संडे है, लेकिन क्लास होगी। नाश्ता करके बैठना गुड्डा, कम से कम 1.5 से 2 घंटे कराऊंगी क्लास, अच्छे तरीके से इसी तरीके से समझाऊंगी। ठीक है? एक व्यक्ति, बेटा तुम ह्यूमनिस्ट हो राम बाबू, तुम एक क्या तुम 10 धर्म मान सकते हो, लेकिन रिलीजन वाले कॉलम में किसी एक को ही भरना पड़ेगा। मानना तो देखो सर्वधर्म संभाव है, हम तो सभी भगवानों को मानते हैं। अब एक बात बताओ, हम मज़ारों के सामने से गुजरते हैं, ऐसे सिर झुका लेते हैं। चर्च के सामने, गुरुद्वारे के सामने से गुजरते हैं, ऐसे सिर झुकाते हैं कि नहीं झुकाते हैं? हमारी हिंदू संस्कृति सर्वधर्म संभाव पे चलती है, तो मानते तो हम सबको हैं, लेकिन वहाँ जो कॉलम भरा जाता है रिलीजन वाला, वहाँ हम क्या भरते हैं? हिंदू ही तो भर रहे हैं। ठीक है ना गुड्डा? ठीक? नहीं ना बेटा, क्लास तो लेनी पड़ेगी, तुम जानते हो। अभी अभी तुम्हारी नज़रों के सामने मैंने यहाँ से चिट निकाली थी। तुम्हारे क्लास लेने से थोड़े मतलब ये समझ लो 15-20 मिनट पहले की बात है, अभी मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, खून चुसवाया था। ठीक है? तो भाई समझो, तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ टाइमली रिवीजन हो जाए, उसके बाद चाहे मैं तुम्हारी रिवीजन क्लासेस ले लूँ। ठीक है? तो हाँ, पीडीएफ में क्वेश्चंस मिलेंगे, घबराओ मत, पहले भी मिले थे, अभी भी मिलेंगे। तो चलो मिलते हैं, टिल द टाइम बाय बाय, लव यू, टेक केयर। कल करेंगे, है ना? कल करेंगे, और आना है वरना बहुत पिटाई लगाऊंगी। गायब नहीं होना किसी को भी।